बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब के लिए एक के बाद एक अदालती रिलीफ। ये दूसरा नैब रेफरेंस है जिसमें नवाज शरीफ को पैनामा केस के बाद सज़ा हुई थी, यानी अल अजीज़िया केस जो है, अल अजीज़िया रेफरेंस में आज नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है। इससे पहले एवनफील्ड का जो मामला था वहाँ से भी नवाज शरीफ साहब बरी हो गए। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है। और ज़रा बात करेंगे इस पर कि बरियत के जो फैसले हैं, मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर क्या इसका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ जो दीगर पॉलिटिकल जमातें वो नवाज शरीफ साहब को लाडला होने का ताना दे रही हैं। और ख़ुद भी कुछ इंटरनल सोर्सेज ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये डिस्कशन है, ख़ासकर नवाज शरीफ साहब को ये ज़ाहिर इस बात का इदराक है कि जो लाडला का टैग लगाया जा रहा है ये शायद सियासी तौर पर या पब्लिकली उनके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद ना हो। बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब की आगे इलेक्शन लड़ने में हाल रुकावटें थी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होती हुई हमें नज़र आ गई हैं। लीगल ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि इससे कितना फ़ायदा होगा मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ साहब को, और सियासी क्या इसकी ज़ाहिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या सियासी तौर पर कितना फ़ायदा होगा। इनके लिए इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि दहशत गर्दी की एक बुज़दिलाना कार्रवाई आज देखने में सामने आई, जिसके नतीजे हमारे 23 जवान जो है वो शहीद हो गए। ISPR की जानिब से बताया गया कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर जो 27 दहशतगर्द थे उन्हें जानम वासिल कर दिया गया है। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ज़ाहिर इससे जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, जिस अंदाज में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, क्या इससे इलेक्शन की जो कैंपेन इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें कर रही हैं उससे ये इफ़ेक्ट हो सकती है, ये भी ज़रा डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। आज जो पैनल है उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाती चलूँ। जो नवाज शरीफ साहब की बरियत है, इस पर ज़रा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। और हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस्लामाबाद बार काउंसिल के प्रेसिडेंट सीनियर लॉयर हैं कैसर इमाम साहब ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सीनियर डिफेंस एनालिस्ट अब्दुल्ला गुल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे ये जो दहशतगर्दी की अफसोसनाक सूरत हाल हमें देखने में सामने, इस पर बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीकुल फारूक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, जबकि प्रोग्राम के आखिर में सीनियर जर्नलिस्ट फारूक मिर्ज़ा साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीकुल फारूक साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सदीकुल फारूक साहब, सबसे पहले तो आज नवाज शरीफ साहब के लिए एक अच्छी खबर है, बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए, कि एवनफील्ड के बाद अल अजीज़िया में भी नवाज शरीफ साहब बरी हो गए हैं। जाहिर है पूरा जो एक माहौल बना रहा, 7-7.5 साल जो भुगता मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ साहब ने, नैब की पेशियाँ, पैनामा, हाई लेवल JITs, और जिस अंदाज में पूरी एक कैंपेन हुई, आज आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग बरी हो रहे हैं उन केसेस से। लेकिन सर अब दूसरी जानिब दीगर जो जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, ये नवाज शरीफ साहब को जो बैक टू बैक रिलीफ मिल रहे हैं वो लाडला होने का ताना दे रहे हैं आपको। आप सबसे पहले तो इन केसेस पे जो रिलीफ मिला कितना बड़ा रिलीफ है, और दूसरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि दीगर जमातों की जानिब से जो इल्जाम लगाया जा रहे हैं। आपने खुद बता दिया। हाँ, 7-7.5 साल, 150 पेशियां रोजाना, मॉनिटरिंग जजेस, जो मुकदमा किया उसमें नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं है। पानामा में नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं, उसमें से कामा निकाल के, और फिर जेल, सारा खानदान, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, उनका दामाद नवाज शरीफ साहब का कैप्टन सफदर, सबको जेल को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। ये जो आज बातें करते हैं, इनकी ख्वाहिश ये है कि नवाज शरीफ साहब सारी उम्र जेल में ही रहे, इनके झूठे मुकदमात में। अगर इन एतराज करने वाले लोगों को जरा भी खुदा का खौफ हो, जरा भी उन्हें आइन और कानून से मोहब्बत हो, जरा भी वो हकीकत को देखना और समझना चाहें, तो आज जो सवालात नैब के वकला से जजेस ने पूछे हैं, उन सवालों को और नैब के जवाब को देखें। तो ये चाहते हैं कि झूठे मुकदमात में जिस तरह, लेकिन सर एक सवाल पैदा होता है कि यही अदालतें थी, यही नैब उस वक्त भी था, वो फैसला नहीं देखा। हाँ, जिसमें जो ख्वाजा साद रफीक की जमानत के मामले में उन्होंने दिया कि नैब का बनाया ही इसलिए गया है कि मुखालिफिन के बाजू मरोड़े जाएं, उनकी वफादारियां तब्दील करवाई जाए।
से भुगता। मुझे इन्होंने 5 साल सजा, बिल्कुल, और 2 लाख रुपए जुर्माना और 21 साल की नहरी बगैर किसी जुर्म के। हाँ, और मुझे इंसाफ कितने साल बाद मिला? बिल्कुल सही कह रहे 9 हैं। साल बाद। मैं कैद भी भुगत गया, जुर्माना तो खैर फिर इन्होंने वापस कर दिया मुझे सारा, लेकिन मैं कैद तो भुगता था 2 साल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीनियर एनालिस्ट और प्रेसिडेंट फोर्थ पिलर फारूक मिर्जा साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक मिर्जा साहब आपके वक्त का। फारूक मिर्जा साहब, आज नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी हो गए हैं। इससे पहले एवन फील्ड बैक टू बैक जो रिलीफ दिया जा रहा है या मिल रहा है नवाज शरीफ साहब को, कैसे देखते हैं ओवरऑल आप? थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में लिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और ये इस फैसले से पहले ही एक अवामी एक माइंड सेट था कि ऐसा होगा, वो बरी होंगे। और आज जब वो बरी हुए तो अदालत में जो समा था वो देखने वाला था। और आपको याद हो कि जनरल गफूर उन्होंने एक दफा एक ट्वीट किया था कि वो तोइज़ु मन तशाओ व तज़िल्लु मन तशाओ बियारिकल खैर। अब एक तो ये है मेरिट के कोर्ट ने मेरिट पे केस सुना, और अल्लाह इज्जत देने वाला है। जो अल्लाह अगर ना चाहे तो वो किसी को ज़लील और रुसवा नहीं कर सकता। दूसरा इसका पहलू ये है कि एक अदालती निज़ाम, और इसके अलावा जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम जो है वो इस फैसले और इससे पहले फैसले में वो बिल्कुल सामने आ गया है खुल के। किस तरह साजिशी किरदार जो जनरल फैज की टीम के साथ मिलके वो एक सियासी जो रहनुमाओं को ज़लील और रुसवा करते रहे, और वो चेहरा भी लोगों को भयानक नजर आने लग गया जो साकम निसार का था। और इसके अलावा आपने देखा कि वो जो GIT बनाई गई थी, और जी बिल्कुल बना के उसमें वो जो जिया साहब थे, वाजिद जिया साहब, हाँ, वाजिद जिया साहब, और वाजिद जिया साहब ने ये GIT ये सारे मजे लूटने के बाद और FIA में और तमाम मराहत हासिल करने के बाद भी उन्होंने ये बयान दे दिया था कि हमारे पास नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया की मलकियत का कोई सबूत नहीं है। ये तो अदालत को याद होगा और वहाँ वकला को भी याद होगा। अदालत के अंदर जो एक इस वक्त जो किरदार नजर आए, जो इस्तगासा के वकील थे, वो फोटो कॉपियां लहराते रहे, उनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था। वो इल्जाम पे इल्जाम धरते रहे। वो इस तरह था, ठीक है, ये जाहिर है पूरा प्रोसेस था, हमने देखा भी। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है कैसर इमाम साहब ने, सीनियर लॉयर हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार काउंसिल भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसर इमाम साहब, अब नवाज शरीफ एवन फील्ड के बाद अल अजीजिया रेफरेंस में भी आज बरी हो गए। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अब इलेक्शन लड़ने में जो रुकावटें थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। कितना बड़ा रिलीफ है ये नवाज शरीफ साहब के लिए? मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ साहब के लिए जो एक 2017 से मामला शुरू हुआ था और जिसमें के मुख्तलिफ फेजेस के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने बड़ी क्रिमिनल साइड के ऊपर भी और कॉन्स्टिट्यूशनल साइड के ऊपर भी, इलेक्शन साइड के ऊपर भी बड़ी डिफिकल्टीज फेस की हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी उनका जो है वो जो फेज है क्रिमिनल साइड वाला वो मोर और लेस जो है वो माइंड अप हो गया है। उनकी रिस्पेक्टेबल एक्विटल जो है वो हो गई है इन केसेस के अंदर। तो आई थिंक सो कि ये पूरा चैप्टर जो है उनकी हद तक क्रिमिनल साइड पे क्लोज हो गया जी। बहुत बड़ा रिलीफ है। सही, ठीक है। तो सर ये जाहिर है दूसरी जमातों की जानिब से जिस अंदाज में इल्ज़ाम तराशी PTI या पीपल्स पार्टी जिस अंदाज में कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को जो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है किसी ढील या डील का नतीजा है, आपको सर क्या लगता है सर लॉयर, अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से जिस तरह से आज अदालत में भी बात हुई, कहा गया कि मफरूज़ात की बिना पर तो सजाएं हो नहीं सकती, आपको लगता है कि फिर मेरिट की बुनियाद पर उनको रिलीफ मिला है या आपको लगता है कि ये किसी ढील का नतीजा भी हो सकता है? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि मैं इन सब चीजों को रूल आउट करता हूँ जो एक डील वाला और ये सारा मामला होता है।
और लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक कुछ अरसे से जरूर ये कल्चर भी डेवलप हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट जो केसेस हैं उसमें हमने देखा कि जो डिस्क्रेशन होती है उसको एक्सरसाइज करने के अंदर एक जो रूम होता है उसमें डिस्क्रिप्शन दोनों साइड्स के ऊपर एक्सरसाइज की गई खास एनवायरनमेंट के अंदर। तो मैं जाती तौर पे नहीं समझता क्योंकि मैंने ये केसेस देखे थे, इनकी स्ट्रेंथ का मैं खुद भी मैंने देखी हुई थी, इन चीजों में इन्वॉल्व था। तो इन केसेस ये केसेस वीक थे बहुत, बेसिकली टेक्निकली ही ये केसेस। लेकिन फिर सवाल तो उठता है ना, टेक्निकली अगर इतने वीक केस थे तो फिर जो नवाज शरीफ साहब तकरीबन 7-7.5 साल से ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, फिर आपको याद होगा पैनामा मामले को लेकर एक हाई लेवल JIT बनी, बाहर गई, फिर इन्वेस्टिगेशंस हुई, फिर सजाएं हुई, फिर वो जेल में रहे, मुल्क से बाहर चले गए, फिर कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा होता है ना हमारी अदालती निज़ाम पर। आपको लगता है कि ऐसे लोगों का एहतसाब होना चाहिए? नवाज शरीफ साहब भी यही बात कर रहे हैं। देखिए पॉलिटिकली तो उनका जो भी मोटिव है और वो ये समझते हैं कि अगर इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी और उसमें मुख्तलिफ वो शामिल थे, लोग शामिल थे, तो इसमें इस चीज को ओपन करने का, इस चीज में इंक्वायरी करने का मैं समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं है इसमें देखा जाए। हाँ, मैंने ये चीज बहुत खुशाइंद है कि बहुत सारे जो इदारे हैं उसमें मुख्तलिफ हवालों से तो चीफ जस्टिस साहब जिस तरह चीजों को लेके चलते हैं, जिस तरह उन्होंने ओपन कोर्ट जो है वो हेयरिंग की, वो लाइव भी देखी गई, उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली ये भी कहा कि हाँ बहुत सारी मिस्टेक्स जुडिशरी से हुई हैं। तो मिस्टेक्स होना इज समथिंग एल्स। हाँ, इंटेंशनल अगर कोई चीज हुई है ऐसी और उसका हिस्सा बने गए हैं तो उसमें इंक्वायरी होना, उस चीज को देख के हकायक को सामने लाना, इसमें कोई बुराई कर। ठीक है। अच्छा, आखिर में कैसर इमाम साहब ये बता दीजिए कि अब जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब को बैक टू बैक रिलीफ मिले हैं, एवनफील्ड का लजीजिया के हवाले से था कि शायद मामला लंबा जाए, लेकिन उसमें भी आज बरियत मिल गई। बज़ाहिर आपको लगता है कि अब उनके इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट रह गई है या ऑलमोस्ट खत्म है रुकावटें? एक चीज की असल में इंटरप्रिटेशन होनी है, ये चीज समझने की जरूरत है कि कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पे जिस मुकदमे में यूं समझे जिसको हम मर्डर केस कहें, वो पनामा का इशू था। उसी में JIT बनी थी, फिर उसके बाद मुख्तलिफ केसेस बने थे और फिर उन केसेस के अंदर एक क्रिमिनल साइड थी और एक इलेक्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल साइड थी। जो क्रिमिनल साइड है वो मोर और लेस वाइंड अप हो चुकी है, कन्विक्शंस वगैरह वो सब जो है वो खत्म हो चुकी है। जो इलेक्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल साइड है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अभी बाकी हैं। जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से ये क्वेश्चन अभी बाकी है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन जो थी वो फॉर लाइफ थी या फॉर 5 years थी, उसकी मुद्दत क्या थी। तो असल में जब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 184(3) के ऊपर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था उसमें अपील का राइट दिया गया था। वो अपील का जो राइट था वो सुप्रीम कोर्ट ने जब उस लॉ चैलेंज हुआ तो उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अपील के राइट को खत्म कर दिया, यानी जो पुरानी चीजें इसके हवाले से हुई, उन्होंने कहा कि ये क्लोज ट्रांजैक्शन है, उनको नहीं चला जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से वो जो पुराने फैसले थे वो अपील में तो चैलेंज हो नहीं सकते। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की इंटरप्रिटेशन करने के लिए कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी ये फॉर लाइफ होगी या ये एक खास मुद्दत तक होगी, तो एक नोटिस लिया है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सख्त नोटिस है और मेरे ख्याल में इसके अंदर 2 चीजें जो हैं वो जरूर एजिटेट होंगी। एक तो ये कि आया बुनियादी तौर पे डिस्क्वालिफिकेशन जिन चीजों के ऊपर की गई थी प्राइमा फेशा इनिशियल, वो दुरुस्त भी है कि नहीं है, तो कौन सी चीजें थी, मतलब ये चैलेंज किया जाएगा, ये पॉइंट होगा डेफिनेटली वहां पे। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि वो क्या टेबुलर फॉर्म में एक चार्ट बने कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कहें कि ये जो चीजें हैं जो है ये तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन ये जो चीजें होंगी इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो एक खास मुद्दत तक होंगी। तो लाज़िम बात है इसमें पूरे यही क्वेश्चन जो है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर इमाम साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार काउंसिल, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को बैक टू बैक जो रिलीफ मिल रहे हैं, एवनफील्ड के बाद अल अजीजिया में भी बरी हो गए। अभी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन लड़ने में जो तमाम तर रुकावटें हैं वो किसी हद तक ख़त्म हो गई हैं। बहरहाल एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद जो मेहमान हैं उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। स्टे विद अस।
सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर डिफेंस एनालिस्ट अब्दुल्ला गुल साहब ने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सबसे पहले तो अब्दुल्ला गुल साहब, आज जो अफसोसनाक वाकया पेश आया DI खान में पुलिस चेक पोस्ट की इमारत पर हमले से 23 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई इसके नतीजे में। मेरा सवाल सर ये है कि ये जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ देखने में सामने आ रही हैं, हमने देखा कि बड़ी हद तक दहशत गर्दों का कलाकमा हो गया था, एक बार फिर से ये दहशत गर्दी सर उठा रही है, क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि ज़ाहिर है 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन डेट भी अनाउंस कर दी गई है। आपको लगता है कि इलेक्शन को सबूताज करना एक मकसद हो सकता है? इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का क्या मकासद हो सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी होगी अब इदारों के पास, गवर्नमेंट के पास इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ज़ाहिर है ये एक बहुत दिलखराश वाक़या हुआ। इसके अंदर जहां सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके 23 लोग शहीद हुए, इसी तरीके से वहां 27 लोग जहन्नम भी वासिल हुए। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तकरीबन चंद रोज की कार्रवाई में 130 दहशतगर्द जो है उनको जो है वासिल जहन्नम किया गया है। तो ये भी मेरे ख्याल में एक कामयाबी है, लेकिन जाहिर है ये ताली दो हाथों से ही बज रही होती है। जहां आप दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा होते हैं, वहाँ दहशतगर्द भी जो है अपनी कमीन गाहों से जो है आप पर हमला आवर होते हैं। तो यकीनन ये एक ऐसा खेल है जिसके अंदर जो है यकीनन ये खून मांगता है और हमारे बहादुर सिपाह जो है वो दिन और रात अपने खून के नजराने पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। देखना यह है कि ऐसा क्या वजह है कि ये क्यों हो रहा है। पहली बात है कि ये दो वाकयात, एक जिसके अंदर अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया कश्मीर के हवाले से, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का, तो आप गौर करें कि वो एक ऐसे वक्त पे आया जब आर्मी चीफ का दौरा जो अमेरिका का है वो शुरू हुआ है और जाहिर है भारत को बड़ी तकलीफ हो रही है। भारत ये कहता है कि ऐसे वक्त में जब दौरा हो रहा है पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान में बर्फ पिघल रही है, तो दो बातें करे। एक तो कश्मीर के हवाले से उसको जो है वो किनारा करने की कोशिश करे, उसको बौखलाहट का शिकार करे। दूसरी तरफ दहशत वो न मिले, कोई जो गैर मुल्की जो लोग हम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जैसे कि SIFC का बुनियादी जो मकसद है, बिल्कुल, उसको दुश्मन को ये पसंद नहीं आ रहा। इसलिए एक तरफ वो मशरकी सरहद के ऊपर नबर्द आजमा है, दूसरी तरफ वो मगरबी सरहद को अपने जो पुराने कारिंदे जो उनके वहाँ उन्होंने बकायदा अपने पेरोल पे रखे हुए थे। देखिए ना, 5 कौंसल खाने थे अफगानिस्तान में भारत के, और वो क्या कर रहे थे? दहशतगर्दी का खेल खेल रहे थे ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि वो 5 कौंसल खाने जहाँ 5 ब्रिगेडियर अफसर उनके बैठते थे, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो अपने लोगों को वहां तैयार किया था, आज वही लोग जो है कुलभूषण यादव का नेटवर्क है, दीगर हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है अब्दुल्ला गुल साहब के भारत अरसा दराज से पाकिस्तान के अंदर खासकर बलूचिस्तान और दीगर जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत कुलभूषण यादव की सूरत में हमने देखा भी। लेकिन एक सवाल सर यहाँ पर बनता है कि ज़ाहिर है जिस अंदाज में हमारे जवान शहीद हुए, हमने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, 27 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया, लेकिन टारगेट तक पहुँचना ये आपको लगता है कि ये एक सिक्योरिटी लैब भी किसी हद तक हम कह सकते हैं कि कैसे दहशतगर्द जो हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ उस टारगेट तक पहुंचे और जिस अंदाज में हमलावर हुए? लेकिन मैं इसका बड़ा सिंपल सा जवाब दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी लैब्स होते हैं, दुनिया में कहाँ नहीं हुआ। क्या जो जॉर्ज कैनेडी का था, कैनेडी का, तो वो मुझे बताएं कि क्या हुआ था, क्या वो सिक्योरिटी लैब्स नहीं था? एक प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर $1.5 लगा रहे थे। एग्जैक्टली। तो फिर क्या वो सिक्योरिटी लैब्स नहीं था? क्या इंदिरा गांधी को जब कत्ल किया गया तो वो क्या सिक्योरिटी लैब्स नहीं था? यकीनन सिक्योरिटी लैब्स होते हैं, लेकिन दहशतगर्द अब आपका जो दफ्तर है उसके अंदर सिक्योरिटी के सिस्टम है, लेकिन क्या किसी के चेहरे पे लिखा हुआ है? देखिए ना, एक फौजी है, उसे तो वर्दी पहनी है, वो तो दूसरे फौजी और सिपाही नजर आ रहा है पुलिस को, लेकिन एक आदमी है जिसने जो है वो जैकेट पहनी हुई है और अंदर ऊपर उसने चादर ओढ़ी हुई है। ठीक है, पॉइंट टेकन। मालूम कि वो किस नियत से आया है। बिल्कुल, पॉइंट टेकन सर। बात ये है कि हमें ये गौर करना है कि अमेरिका ने
$6.23 ट्रिलियन जो है वो जंग पे खर्च किया अफगानिस्तान में। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन उसके नतीजे के अंदर क्या उनको फतह हो गई, क्या उन्होंने काबू पा लिया? तो पाकिस्तान जो मुट्ठी भर वसाइल के साथ कर रहा है, अब देखिए मैं इसका आपको बता दूं, मैं ये सारे इलाका गया हुआ हूँ, दराबंद वगैरह, दरअंदाजा और इसी तरीके से जो कुलाची वगैरह का इलाका है, कभी कोई एक तरफ जो रियाई खान का इलाका है, ये जो जगह, ठीक है, ये दराबंद वो जगह है जो एक तरफ बलूचिस्तान का बॉर्डर है, तो इसकी दूसरी तरफ जो है वो साउथ के अंदर अफगानिस्तान चला जाता है, वजीरिस्तान आ जाता है और कुलाची आ जाता है, और फिर तीसरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो दरअंदाज का है, ठीक है, तो और एक तरफ पंजाब आता है और खुद ये खैबर पख्तूनख्वा है, ठीक है, यहाँ से दुश्वार गुजार और बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और छोटे छोटे जंगलात हैं जहाँ लोग छुप जाते हैं और हमला करके निस्बतन आसान टारगेट है आप कह रहे हैं, के अंदर वो अफगानिस्तान की सरहद पार कर जाते हैं। ठीक है, जनरल मुबीन जैसे लोग बैठे हैं जो कि जिनकी जुबानों को बंद करना अफगान हुकूमत का काम है, जो कि अभी तक वो इसमें ना एग्जैक्टली बिल्कुल जहर बोला जा रहा है, नफरतें पैदा की जा रही हैं और दोहा मुज़ाकरात की जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, जहाँ कहा गया था कि किसी पड़ोसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं होगा, बिल्कुल, हाँ, को पनाह नहीं दी जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में नाकाबिले तस्दीक सबूत जो है बिल्कुल मिल रहे हमारे DGI जनरल नदीम अंजुम साहब ने, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई हम जो है वो नहीं हुई अफगानिस्तान की जानिब से। ठीक है, मैं के साथ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं देखी। ठीक है, सिद्दीकुल फारूक साहब भी मेरे साथ जी पाकिस्तान के अंदर जो है जहाँ मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, बावजूद इस तरीके के मुश्किलात आपने फरमाई है, बिल्कुल दुरुस्त है, उसके बावजूद जो है ठीक है मार्केट बेहतर हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल हालात बेहतर हो रहे हैं और ये आप कह रहे हैं कि दुश्मनों को ये बात खटक रही है और इसी वजह से ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हमें देखने में सामने आ रही हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब 8 फरवरी 2024 दायरा इलेक्शन की डेट अनाउंस है और बहुत सारी सियासी जमातें अब बाकायदा कैंपेन भी करती हैं, हमें नजर आ रही हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दीगर जमातें भी, लेकिन ये दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। आपको लगता है कि इससे इलेक्शन किसी इफेक्ट हो सकते हैं? 3 पॉइंट संजीव, पहली बात तो मैं दहशतगर्दी के हवाले से कहूंगा कि दुश्मन तो दहशतगर्दी करेगा, लिहाजा हमें अपने अंदरूनी जो दिफा है और इदारे हैं उनको और मजबूत करना है जी, और दहशतगर्दों की जहाँ जहाँ इनके डेन्स हैं, ये छुपते हैं, वहाँ पहुंच के वारदात के लिए निकलने से पहले इनको मारना होगा। नंबर 2, और मुसल्लह अफवाज और बाकी इदारे काम कर रहे हैं। बहुत अफसोस भी हुआ, इतनी बड़ी शहादतें हुई, अल्लाह ताला उन्हें ज़ाहिर जन्नत में जिंदा रखेगा उनकी, वो तो शहीद जो है वो तो मरता नहीं है, बिल्कुल। बहरहाल हमें ये दूसरी सफारती महाज है कि हमें जो मुल्क दुश्मनी कर रहा है उनके खिलाफ सबूत लेके हमें, जिसे अंग्रेजी में डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कहते हैं, एक पूरा जिहाद जो है वो सफारती महाज पे शुरू करना है ताकि उन मुल्कों पर दबाव पड़े और वो दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ बंद करे। तीसरा जो आपने इलेक्शनों के हवाले से कहा, इलेक्शनों के हवाले से इलेक्शन 25 करोड़ आवाम के मफाद के लिए इलेक्शन कराना जरूरी है। 25 करोड़ आवाम का मामला है, तो अगर, लेकिन आपको लगता है सर कैंपेन करना सियासी जमातों के लिए, जब चाहे वो दहशतगर्दी करें और जहाँ चाहे वो हमला कर दें, तो फिर सारी उम्र 100 साल भी इलेक्शन तो नहीं हो सकेंगे। हाँ, ठीक है, इलेक्शन हमें कराने हैं और दहशतगर्दी से निपटना। ठीक है, अच्छा मैं क्विकली जरा अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ आऊंगी, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगी। अब्दुल्ला गुल साहब क्विकली मुझे बताइएगा कि जिस तरह से कुछ पिछले दिनों गवर्नर KPK का भी एक बयान आया था कि ऐसे माहौल में तो कैंपेन भी नहीं हो सकती, आपको लगता है किसी हद तक ये इलेक्शन कैंपेन को इफेक्ट करेगी, ये जो बैक टू बैक हमें सूरत हाल नजर आ रही है दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ? ये बिल्कुल इसका कोई दूसरी राय नहीं है कि ये ना करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक हलके के अंदर जो तकरीबन लोग खड़े होते हैं कंटेस्ट करने के लिए, तो तकरीबन 20-25 तो जरूर होते हैं, उनमें से जाहिर है 3-4 मजबूत कैंडिडेट भी होते हैं, तो हर को सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करेंगे और फिर आप कैशलेस सिक्योरिटी को जो है वो पाकिस्तान के जो बहुत ही कमतर ज़खायर हैं और जो हमारे पास वसाइल हैं वो इतने महदूद हैं और हमारी टेक्नोलॉजी में हम इतने कमजोर हैं, जो मॉडर्न
चीजें हम पर इस्तेमाल हो रही हैं, खासतौर ठीक पे है। अमेरिकी शाख का असला हाँ। और जो बकायदा सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स जो कि बकायदा उनको भारत प्रोवाइड करता है अपनी सैटेलाइट के जरिए। अब ये बता दीजिए कि जलसा है, वहाँ 500 आदमी खड़े हैं, वहाँ 5000 आदमी खड़ा है, उसके अंदर एक आदमी ने अगर डेटोनेट किया तो कितने लोग जाएंगे? एग्जैक्टली आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन इफेक्ट हो सकती है। बहरहाल वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर डिफेंस एनालिस्ट अब्दुल्ला गुल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं स्टे विद अस। बस कर लो, 2 मिनट बचते हैं। बस 1 मिनट इनका कर दो, इनको कह दिए 2 मिनट, 4 बंदे आ जाएंगे। जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब आए, केसेस में जिस अंदाज में रिलीफ मिल रहा है, और खुद भी ये डिस्कशन पाई जा रही है कि ये टैग क्यों हम पर लग रहा है लाडला होने का, इसका सियासी तौर पर इनको फायदा हो रहा है? जनाब, सियासी तौर पे इनको फायदा होगा। लाडला होना ये तो एक ब्रांड टर्म बन चुकी है। ये जितने लोग अदालतों से कन्विक्ट होते हैं और अदालतें ही इनको दोबारा रिलीफ देती है, और ये पूरा निजाम तो अब खुल के सामने आ गया। ये लाडले जो है ये बेसिकली ये एक बहुत शर्मनाक टर्म बन चुकी है। आप मुझे बताएं कि कौन लाडला नहीं है? इससे पहले इमरान खान लाडला था और उसको एक खोल में बंद कर दिया है। ये जब उनके केस खुलेंगे तो वो भी इसी तरह लाडले बन के अदालत से रिलीफ हो गए, फिर आवाम के अंदर आ जाएंगे जब वो अपना माइंड सेट बदलेंगे। असल में इन लाडलों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि फौज जो है वो एक डिसिप्लिन अदारा है। अब आप आर्मी चीफ या सिटिंग जो इंस्टॉलेशन है या एस्टेब्लिशमेंट है, आप जब खुले आम जलसों से उनको पुकारेंगे, ललकारेंगे और उनकी तज़हीक करेंगे, और फिर आपके साथ यही लाडलों वाला सलूक होगा, फिर आप मुल्क से बाहर भी होंगे, जलील रुस्वा भी होंगे। फिर जब आएंगे, जब आप थोड़ा सा माइंड चेंज करेंगे तो आपको फिर दोबारा एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉइंट टेकन सर। ठीक है, फारूक मिर्ज़ा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं और प्रेसिडेंट 4th पिलर के हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।